ही का तमाम ये तंगो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। दिन की सबसे बड़ी खबरें, सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ खबरों पर विश्लेषण शुरू किया जाए, चर्चा शुरू की जाए, उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरों को चुना गया है मनी सेंट्रल के लिए। शुरुआत हम करेंगे मोबाइल टैरिफ की खबरों के साथ। क्या लोकसभा चुनाव तक अब नहीं बढ़ेंगे मोबाइल टैरिफ? क्यों ऐसी संभावना है? कितना ही संभावना इस बात की है कि नहीं बढ़ेंगे? इस पर चर्चा करेंगे। देश में घटा मोबाइल फोन का उत्पादन, गूगल को टक्कर देने की तैयारी में फोन पे। जी हां, अपना देसी ऐप स्टोर बनाने की बात कही है, कितनी सफल होगी इस पर चर्चा होगी। कार बाजार पर सवार होने की तैयारी में जिंदल समूह, मकान के किरायों में आया तेज उछाल और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मंजिल हुई और दूर। क्यों दूर हुई, इस बात को पहले मनी सेंट्रल ने कैसे बताया था, ये सब कुछ आज जानेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। अब बात आपके मोबाइल टैरिफ की। मोबाइल टैरिफ पिछले एक साल में आपने कई बार बढ़ते देखा होगा। आपके मंथली खर्चे अगर आप मोबाइल टैरिफ के नाम पर करते होंगे तो मोबाइल के बिल के रूप में आपने उनको बढ़ते देखा होगा। लेकिन अब एक राहत की खबर आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि शायद कंपनियां अब अगले एक साल तक मोबाइल टैरिफ नहीं बढ़ाएंगी। पोस्टपेड सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण, और एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि अगले साल आम चुनाव हैं तो शायद टेलीकॉम कंपनियां इस साल टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं करेंगी। लेकिन अगर वो बढ़ोतरी नहीं करेंगी तो उनकी माली हालत पर क्या असर पड़ेगा, एक ये सवाल है। और क्या वाकई कंपनियां इसके लिए तैयार हैं, यही सवाल अंशुमान जी से पूछते हैं। सर, क्या करेंगी कंपनियां, क्या मानेंगी कंपनियां इस बात को कि ठीक है नहीं बढ़ाएंगे मोबाइल टैरिफ? शुभम, सरकार की तरफ से कुछ ऐसा कहा नहीं गया, लेकिन बाजार के अंदर इस बात की संभावना है और इस तरीके के फिलर्स, इस तरीके के संकेत पिछले 4-5 महीनों में आए हैं कि टेलीकॉम कंपनीज ने जैसे अपनी दरें बढ़ाई हैं उससे सरकार असहज है, क्योंकि राजनीतिक रूप से महंगाई बढ़ने का और टेलीकॉम टैरिफ बढ़ने का असर होता है और असर कई बड़े पैमाने पर है। भारत में डेटा का कंजम्पशन घटा है, हम आपको बताते जा रहे हैं। इंटरनेट की ग्रोथ में गिरावट आई है, मोबाइल फ़ोन्स की खरीद में गिरावट आई है। यानी भारत जो दुनिया का सबसे सस्ता टेलीकॉम बाजार था, अब धीमे धीमे दुनिया के महंगे टेलीकॉम बाजारों में बदलता जा रहा है। दोनों तरह से, इंटरनेट की लागत की दृष्टि से, कॉल के चार्जेस की दृष्टि से और मोबाइल फ़ोन की लागत, तीनों तरीकों से उसका असर क्या हुआ है वो हम आपको एक अगली खबर में भी बताएंगे। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर भारत में एंट्री लेवल टैरिफ खासतौर से प्रीपेड सेगमेंट में लगभग 2 गुना हो गया है। यानी 60, 65, 70 रुपये का जो प्लान था वो अब 100 से 120 रुपये के ऊपर तक पहुंच गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये महंगाई, इसकी तरफ आरबीआई ने भी इशारा किया था, ये माना जा रहा है कि ये महंगाई आने वाले समय में सरकार को राजनीतिक रूप से सवालों के घेरे में रखेगी। और इसलिए बाजार इस बात का आकलन कर रहा है कि भारत में प्रमुख टेलीकॉम कंपनियाँ शायद अगले 1 साल तक अपने मोबाइल की दरों में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगी। सरकार की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं है, टेलीकॉम कंपनियों ने नहीं कहा है, लेकिन 2 प्रमुख ब्रोकरेज फर्म्स ने अपनी ताजी रिपोर्ट में कहा है कि दूरसंचार कंपनियों में निवेश करने वालों को यह पता होना चाहिए कि इन कंपनियों पर शायद अब टैरिफ ना बढ़ाने का दबाव होगा। कोटक की रिपोर्ट मान रही है कि कंपनियों के रेवेन्यूज़ में ग्रोथ 5 से 6% ही रह सकती है, क्योंकि उनको टैरिफ बढ़ाने की छूट नहीं मिलेगी। एमके की एक रिपोर्ट मान रही है कि 2024-2025 में टेलीकॉम कंपनियों का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 6% और 2% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कंपनियों को टैरिफ बढ़ाने की इजाज़त नहीं मिलेगी या उनके ऊपर दबाव बना रहेगा। इसके बरक्स, इसके विपरीत पूरे अगले इस साल और अगले साल कंपनियों को बहुत बड़ा निवेश करना पड़ेगा 5G का नेटवर्क तैयार करने में, बनाने में और सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ाने में। इसके अलावा और भी जो सुविधाएं उन्हें देनी होंगी उसमें की ज़रूरत होगी। कोटक ने 2024 के चुनाव का रेफरेंस देते हुए कहा है कि जैसे जैसे बाजार बढ़ाने की कोशिशें बढ़ रही हैं उसमें कंपनियों को ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा, जबकि उन्हें कीमतें कम रखनी पड़ेंगी। अब इसका क्या 2 असर हैं। इसका एक असर उपभोक्ताओं की दृष्टि से तो है कि उनकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी, पर निवेशकों के लिए खबर अच्छी नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में हमने पिछले 2-3 महीनों में एयरटेल के स्टॉक्स में इसीलिए दबाव भी देखा था शेयर बाजार में, क्योंकि टैरिफ बढ़ाने की संभावनाएं कम दिखती हैं। अब दूसरे पहलू से देखिए, कंपनियां लगातार कह रही हैं ये बात कि उन्हें क्रमशः टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे। अभी जियो के नतीजे आए, उसमें भी ये संकेत छिपा हुआ था नतीजों के भीतर कि जियो को अपना आरपू या एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी करनी होगी। एयरटेल तो कह ही रहा है कि उसे अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। इसका एक और बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे समझना जरूरी है कि यदि कंपनियों को टैरिफ बढ़ाने की या दरें बढ़ाने की इजाज़त नहीं मिली तो फिर सरकार पर बेल आउट का दबाव बढ़ेगा। ये भी हम खबर आपको बता चुके हैं कि टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार के सामने दूरसंचार विभाग के जरिए एक प्रस्ताव भेज दिया है कि उन्हें जो स्पेक्ट्रम दिया गया था उसकी किस्तें चुकाने में और नई किस्तें देने में उन्हें दिक्कत हो रही है, इसलिए उनके बारे में रियायत दी जाए और वो रियायत यूएसओ फंड की जो लेवी लगाई जाती है उसे घटाने के तौर पर दी जाए।
तो ये बड़ी अजीब सी दुविधा है। जैसा अंशुमान जी ने बताया कि एक तरफ निवेश बढ़ाएं 5G के लिए तो दिक्कत है क्योंकि पैसा नहीं, और पैसा कहाँ से आएगा, टैरिफ बढ़ाने से, और टैरिफ बढ़ा नहीं सकते क्योंकि चुनाव को देखते हुए महंगाई बढ़ेगी। इस वजह से ऐसा है कि टैरिफ बढ़ाने में भी कंपनियों को दिक्कत होगी। आगे बढ़ते, देश में मोबाइल फ़ोन की बिक्री घटते देख मोबाइल फ़ोन का उत्पादन करने वाली कई बड़ी कंपनियों ने अपना उत्पादन घटा दिया है। इस साल जनवरी से अप्रैल के दौरान मोबाइल फ़ोन के उत्पादन में करीब 20% की कटौती की गई है। बीते 6 महीने में देश में मोबाइल फ़ोन की गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। सर, बाजार में मांग का क्या परिदृश्य है, क्या स्थिति बनती दिख रही है? शुभम, स्मार्टफोन मार्केट में जो शिपमेंट्स हैं, जिसको हम बिक्री कहते हैं या आपूर्ति कहते हैं, सप्लाई कहते हैं, स्मार्टफोन की भाषा में उसे शिपमेंट कहा जाता है। इसमें ईयर ऑन ईयर अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर में, अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में 30% की गिरावट आई। यानी जितने पिछले 2021 में फ़ोन बिकते थे उससे 30% कम फ़ोन बिके, 30% की तेज गिरावट इसमें दिखाई दी है। जनवरी फरवरी मार्च में भी ये गिरावट 18 से 20% की है, और ये बता रही है कि भारत के स्मार्टफोन बाजार में अब वो उत्साह नहीं बचा है, उस तरीके की मांग नहीं बची है जो मांग हमें 2019, 20 और 21 तक दिखाई दे रही थी। 2022 के बाद इसमें कमी आनी शुरू हुई। कमी आने की कुछ वजह हमने आपको अपने पिछले विश्लेषणों में बताई कि टेलीकॉम टैरिफ महंगे होने के कारण मोबाइल फ़ोन का उपभोग कम हुआ, और दूसरी बड़ी बात ये कि भारत में मोबाइल फ़ोन की महंगाई आई, कीमतें बढ़ी। कीमतें बढ़ने की कई सारी वजह थी, और ये भी अपने आप में एक किस्म का पैराडॉक्स है, एक किस्म का अंतर्विरोध है कि जब भारत में मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ पिछले 3-4 साल में PLI के जरिए, तब भारत में मोबाइल फ़ोन महंगे होते चले गए। यानी भारत में मोबाइल फ़ोन बनाने में आत्मनिर्भरता तो आई, पर उससे भारत में मोबाइल फ़ोन सस्ते नहीं हुए। अब कंपनियों को अपने उत्पादन में 20% की कटौती करनी पड़ रही है, क्योंकि बाजार में डिमांड कम है मोबाइल फ़ोन की, और जो 30% की गिरावट डिमांड में दिखाई दे रही, 30% की अगर आप पिछली तिमाही माने और इस तिमाही माने, तो 30 और 18% की गिरावट के बाद टेलीकॉम कंपनियों के पास कोई रास्ता नहीं है कि उन्हें अपनी उत्पादन में कटौती करनी पड़े। अब कटौती कहाँ हो रही है? उत्पादन में ज़्यादा कटौती हो रही है सस्ते और मझोले लेवल के मोबाइल फ़ोन्स में। 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये की रेंज के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें मॉडल्स की संख्या भी कम की जा रही है, अब सीमित मॉडल किए जा रहे हैं और उनमें भी कटौती की जा रही है। दूसरी चीज़ ये कि भारत का मोबाइल फ़ोन बाजार एक ट्रांजिशन में भी जा रहा है, 4G से 5G की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है। अब कंपनियां 5G के नए सेट लेकर, हैंडसेट लेके आ रही हैं जिनमें महंगा होने का विकल्प है, और इसलिए उनकी कीमतें उन्हें उसमें बढ़ा दी गई हैं। इसके वजह से भी बहुत सारे लोगों को 5G के हैंडसेट खरीदने के लिए 18 से 19,000 रुपये से 17 से 18,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। ये भी अपने आप में एक ऐसा कारक है जिससे कि बाजार में मांग कम हो रही है। तो पूरे मोबाइल बाजार में एक बड़ा रीसेट है, टैरिफ की दृष्टि से और मोबाइल के उत्पादन की दृष्टि से भी। भारत की फिनटेक कंपनी फ़ोनपे अब गूगल को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है। फ़ोनपे भारत में एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए एक डेडिकेटेड ऐप स्टोर लॉन्च करने जा रही है। टेक क्रंच ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में ये कहा गया कि कंपनी इस स्टोर पर कस्टमर को हाइपर लोकलाइज सर्विस ऑफर करेगी। अभी इस मार्केट पर भारत में गूगल प्ले स्टोर का एक आधिकारिक अकेले कब्जा है। फ़ोनपे में अमेरिकी रिटेल दिग्गज रिटेल कंपनी वॉलमार्ट का निवेश भी है। सर, क्या तैयारी है फ़ोनपे की, किस तरह टक्कर देगी? ये बड़ी दिलचस्प घटनाक्रम है, और अभी पिछले 2-3 महीनों से भारत में गूगल के ऊपर मोनोपोली के आरोप लगे हैं, CCI की तरफ से जुर्माना लगाया गया है, कानूनी लड़ाई अभी भी चल रही है। ऐप डेवलपर्स जो भारत में ऐप बनाने वाले लोग हैं वो गूगल को लगातार घेर रहे हैं। इस बीच दुनिया में सबसे बड़ी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट की इंटरनेट कंपनी, जो कि भारत में फ़ोनपे कंपनी है, वो गूगल को चुनौती देने जा रही है। वॉलमार्ट के लिए पहली बार कुछ ऐसा है जो भारत में होने जा रहा है। वॉलमार्ट आमतौर पर ऑफलाइन रिटेल और ऑनलाइन रिटेल में सक्रिय है। भारत में वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट के साथ भी शामिल है। इस प्रक्रिया में अपना एक ऐप स्टोर लाने की कोशिश करेगा फ़ोनपे। इस ऐप स्टोर के लिए फ़ोनपे उसे कई सारी भाषाओं में बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें बेंगलोर के एक स्टार्टअप की मदद ली गई है। इस ऐप स्टोर को जारी करने के लिए फ़ोनपे ने अभी हाल में $750 मिलियन की पूंजी भी जुटाई है। माना जा रहा है कि इस ऐप स्टोर के लिए देश के जो प्रमुख मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे कंपनी बात करेगी, क्योंकि इस ऐप स्टोर को आपके पास तक पहुँचने के लिए किसी मोबाइल फ़ोन के हैंडसेट में बिठाना होगा, वहाँ पर उसे एम्बेड करना होगा, जैसे कि गूगल का प्ले स्टोर इसमें मौजूद है। अब चूंकि CCI के फैसले के बाद एप्पल अपने एंड्रॉयड सिस्टम के भीतर किसी दूसरे
एप्लीकेशन स्टोर को नहीं रोक सकता और मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स किसी दूसरे ऐप स्टोर की इजाज़त दे सकते हैं। तो भारत में पहला एक ऐप स्टोर, नया ऐप स्टोर आने वाला है जो कि गूगल के बराबर खड़ा होगा और इसमें बहुत सारे ऐप्स को खरीदने की सुविधा मिलेगी। यानी आपके मोबाइल फ़ोन में दो बाज़ार होंगे ऐप खरीदने के, गूगल का बाज़ार और एक शायद फ़ोनपे का बाज़ार। अभी इस बारे में और भी विस्तारित सूचनाएँ, जानकारियाँ आनी हैं, पर इस बाज़ार में गूगल की मोनोपोली या एकाधिकार सीमित होने के बाद नई प्रतिस्पर्धा आती दिख रही है। यूरोपियन यूनियन ने धमकी दी है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO नियमों के तहत अगर भारत स्मार्टफोन और अन्य कम्युनिकेशन उपकरणों पर आयात शुल्क की शर्तें नहीं मानता तो जवाब में यूरोपियन यूनियन भी भारत से आयात होने वाले सामान पर जवाबी शुल्क लगा सकती है। यूरोपियन यूनियन सहित जापान और ताइवान ने भारत में मोबाइल फ़ोन पर लगे 15% आयात शुल्क के खिलाफ WTO में केस किया था और भारत ये केस हार चुका है। लेकिन अब भारत WTO की ऊपरी बेंच में उस फैसले को चुनौती देने की योजना बना रहा है। सर, यूरोपियन यूनियन जो रणनीति अपना रहा है उसका क्या मतलब है? यह मामला थोड़ा जटिल और पेचीदा हो रहा है। यूरोपियन यूनियन और एशिया के प्रमुख देशों ने जो कि IT या इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने WTO में भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया और फैसला अपने पक्ष में लिया, जिसका असर भारत के मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री और PLI पे पड़ेगा। अब सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है और स्वाभाविक सी बात है कि भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटीज़ को जीरो पर नहीं लाएगी, क्योंकि इसलिए बढ़ाई गई थी कि भारत के मोबाइल फ़ोन निर्माताओं को प्रोटेक्शन मिले और प्रोटेक्शनिस्ट ड्यूटी थी। हालांकि WTO ने उसे सही नहीं माना है और भारत सरकार इस मामले को आगे 1-2 साल तक जो ऊपर की अदालत है WTO में, वहाँ इस पर मुकदमा लड़के अपील करना चाहेगी और तब तक की ड्यूटी वहीं बनी रहेंगी जैसी बनी हुई है, क्योंकि सरकार वहाँ अपील करेगी। इसलिए यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इन ड्यूटीज़ में तत्काल कमी की जाए और इसलिए जो यूरोपियन यूनियन ने संकेत दिया वो काफ़ी रेडिकल है, वो काफ़ी आक्रामक है। खासतौर पर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में अभी जब नई व्यापार वार्ताओं की चर्चा शुरू हो रही, उस दौरान यूरोपियन यूनियन की तरफ से आया ये प्रस्ताव या ये घोषणा या संकेत काफ़ी आक्रामक है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि भारत से आने वाले सभी निर्यात, ज़्यादातर निर्यात पर वो ड्यूटी लगाएगा। WTO के व्यवस्था के इस आदेश का आधार लेते हुए यूरोपियन यूनियन ने चेतावनी दी है। यूरोपियन यूनियन भारत का बड़ा बाजार है। भारत में डीजल का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ पिछले साल भारत से यूरोपियन यूनियन को। स्मार्टफोन्स का भारत का बड़ा बाजार है। जो प्रमुख कंपनियां सैमसंग या एप्पल भारत में स्मार्टफोन बनाती हैं, उनको बेचने के लिए यूरोप के बाज़ार का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जेम्स ज्वेलरी का, उसमें भी ख़ास तौर से डायमंड ज्वेलरी का बड़ा मार्केट है और भी मोटर व्हीकल्स का और कॉटन का एक बड़ा बाजार है। तो अगर यूरोपियन यूनियन इस तरीके की कोई फैसला लेता और भारत से आने वाले इंपोर्ट्स पर ड्यूटी लगाता है या कोई सेफगार्ड ड्यूटी या डंपिंग ड्यूटी लगाता है, तो फिर ये मामला थोड़ा ज़्यादा उलझ सकता है भारत के निर्यात के लिए। भारत के निर्यात वैसे ही दबाव में है। हमने देखा है कि पिछले 2 तिमाहियों में भारत के निर्यात में तेज़ विकास दर में तेज़ गिरावट आई है और उस बीच में यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये मुहिम थोड़ा निर्यातकों को परेशान करने वाली है। देश में बेंचमार्क 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से उम्मीद बढ़ गई कि आने वाले दिनों में शायद रिजर्व बैंक की तरफ से नीतिगत दरों में कोई बढ़ोतरी ना हो, कर्ज महंगा ना हो। बॉन्ड यील्ड घटकर 7.11% पर आ गई, जो 13 सितंबर के बाद अब तक का सबसे निचला स्तर है। सर, बेंचमार्क यील्ड गिरने से क्या वाकई नीतिगत दरों में जो बढ़ोतरी की संभावना है वो थम गई? RBI ने फिलहाल जब सरप्राइज दिया था पिछले अपनी मौद्रिक पॉलिसी में और ये कहा था कि भारत में ब्याज दरों में को स्थिर रखा जा रहा है, उसके बाद से जो यील्ड है बाजार में, जो बेंचमार्क यील्ड्स हैं यानी जो कर्ज की दरें हैं, उनमें गिरावट दिखाई दे रही है और ये इस बात का संकेत है कि शायद आने वाले समय में भी रिजर्व बैंक इस गतिविधि पर जारी रख सकता है। पर 2 तरीके के अलग अलग संकेत मिल रहे हैं हमें रिजर्व बैंक से। रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के जो मिनट्स हमारे सामने आए, उसमें रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि हमने केवल पिछली बढ़ोतरी का असर देखने के लिए इसे रोका है। महंगाई से हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। महंगाई को लेकर नए सारे आंकड़े आ रहे हैं जिनके हिसाब से महंगाई बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में, खासतौर से अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना फिर दिख रही है। ऐसा लगता है कि अमेरिका में महंगाई में उतनी कमी नहीं आई है, क्योंकि अमेरिका में महंगाई का लक्ष्य 2% है, महंगाई भी 5% के ऊपर बनी हुई है। इस बीच में बाजार ये मान रहा है कि शायद रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को पॉज कर देगा। अगर कटौती नहीं करेगा तो उसमें बढ़ोतरी नहीं करेगा। इसलिए बाजार में अभी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि आगे क्या होगा।
देश के ऑटो बाजार से एक बड़ी खबर आ रही है। देश के ऑटो बाजार में एक बड़ा औद्योगिक घराना एंट्री ले सकता है। माना जा रहा है कि उद्योगपति सज्जन जिंदल का JSW ग्रुप यूके की ऑटो कंपनी MG मोटर्स की जो भारतीय इकाई है इसमें हिस्सेदारी खरीद सकता है। खबरें ये भी हैं कि JSW ग्रुप चीन की ऑटो कंपनी BYD की भारतीय इकाई में भी हिस्सेदारी खरीद सकता है। सर, क्या तैयारी है जिंदल ग्रुप की? ये दिलचस्प घटनाक्रम है भारत के बाजार में। भारतीय बाजार में आमतौर पर जो भारतीय कंपनियां हैं वो सीमित हैं। ऑटोमोबाइल बाजार में महिंद्रा और टाटा के अलावा जो ज़्यादातर कंपनियां भारत में वो अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनके भारत की कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम है। जिंदल समूह जो आमतौर पर स्टील और पावर में सक्रिय है, उसकी तरफ से सज्जन जिंदल का जो समूह है JSW वो भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने वाला और लंबे समय के बाद किसी भारत के पारंपरिक औद्योगिक घराने की तरफ से भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए निवेश के संकेत दिए गए। हालांकि अभी इस मामले में स्थिति स्पष्ट होनी है। MG मोटर जो इसमें की चीन की बड़ी हिस्सेदारी है, यूरोप की कंपनी है पर उसमें चीन की बड़ी हिस्सेदारी है, और दूसरी चीन की जो सबसे बड़ी इस समय दुनिया की सबसे बड़ी ई-व्हीकल बनाने वाली कंपनी है BYD, जो दुनिया के बाजार में टेस्ला की बड़ी प्रतिस्पर्धी है और बड़ी कंपनी है। इन दोनों में जिंदल समूह की तरफ से इस तरीके के संकेत दिए गए हैं कि उनके भारतीय ऑपरेशंस में जिंदल समूह उनके मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करना चाहता है। खासतौर पर BYD को लेकर काफ़ी दिलचस्पी नज़र आ रही है क्योंकि BYD भारत के बाजार में, टेस्ला भारत के बाजार में आते आते रह गई क्योंकि रियायत नहीं मिली। BYD भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो प्रीमियम बाजार को टारगेट कर रही है उसमें आगे आना चाहती है। तो जिंदल समूह की योजनाएं किसी बड़े भारतीय घराने की तरफ से नए निवेश का संकेत है, लेकिन अभी अब इस डील के बारे में और अधिक जानकारी आनी है। देश के बड़े औद्योगिक घराने हिंदुजा समूह के बीच संपत्ति को लेकर विवाद फिर से बढ़ गया है, जिस वजह से दुनिया भर में हिंदुजा समूह के कारोबार को लेकर अनिश्चितता बढ़ने की आशंका है। चारों हिंदुजा भाइयों में सबसे बड़े श्रीचंद हिंदुजा के वकील ने सोमवार को लंदन के कोर्ट में एक बयान दिया। बयान में उन्होंने कहा कि हिंदुजा परिवार के सदस्यों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे और बढ़ सकते हैं। सर, ये विवाद क्या है पूरा? बेहद लंबा विवाद है शुभम। हिंदुजा समूह के परिवार के अंदर गोपीचंद हिंदुजा और श्रीचंद हिंदुजा और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच संपत्ति के बंटवारे का विवाद काफ़ी बड़ा है और ये विवाद काफ़ी जटिल और कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हिंदुजा समूह का कारोबार पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में फैला है, भारत से लेकर यूरोप के देशों तक। 2014 में हिंदुजा फैमिली में पहली बार डिस्प्यूट शुरू हुआ था जब श्रीचंद हिंदुजा ने और गोपीचंद हिंदुजा ने फैमिली के जो एसेट्स थे, संपत्ति थे, उनके कंट्रोल को लेकर आपस में विवाद शुरू हुआ था और ये धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते अदालतों तक पहुंच गया। 2015 में ये लंदन के कोर्ट में केस चला। लंदन पर सबसे पहली हियरिंग या सुनवाई इस विवाद में 2015 में लंदन के कोर्ट में हुई। फिर उसके बाद 2017 में गोपीचंद हिंदुजा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अपील दायर की इस पूरे मामले पर, क्योंकि फैमिली के बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने की अपील की गई थी कोर्ट की मदद से, जो भारत में उनका फैमिली का बिजनेस था। 2018 में इस समूह के बीच में एक सेटलमेंट हुआ था जिसमें यह था कि फैमिली की एसेट्स बराबर बांट दी जाएंगी दोनों भाइयों के बीच में, लेकिन ये सेटलमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये वहीं का वहीं रह गया। 2020 में फिर स्विस कोर्ट बीच में आया, स्विट्जरलैंड का कोर्ट आया और उसने संपत्ति की श्रीचंद हिंदुजा की अपील के ऊपर कई सारी संपत्तियां, करीब शायद $4 बिलियन की संपत्तियां थी जिनके ट्रांसफ़र पर फ्रीज कर दिया था। 2021 में श्रीचंद हिंदुजा की तबीयत ख़राब हुई और उन्हें एक स्ट्रोक हुआ और वो कोर्ट की हियरिंग अटेंड नहीं कर सके और उस 2021 में, और उस दौरान जो एक फैमिली का ट्रस्ट था उससे रिमूव करने के लिए जो दूसरे भाई थे उन्होंने यूके कोर्ट से एक ऑर्डर पारित करा लिया। ये झगड़ा वहाँ से के बाद नए मोड़ पर आ गया है और अब फिर ऐसा लग रहा है कि इस बड़े समूह में नई लड़ाई शुरू हो रही है। ग्रुप के वेरियस इंटरेस्ट हैं, एनर्जी से लेकर ऑटोमोबाइल तक, और अगर इस ग्रुप में बंटवारा होता है तो इसका असर भारत के बाजार पर भी, भारत में उनके निवेशों पर भी पड़ेगा। एक और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी खबर, किशोर बियानी की फ्यूचर रिटेल को खरीदने में करीब 50 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। दिवालिया हो चुकी रिटेल चेन फ्यूचर रिटेल को कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया के तहत खरीदने के लिए आवेदन करने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। सर, कौन कौन कंपनियां इसमें शामिल हो, क्या तैयारी है? फिर लौटा है फ्यूचर रिटेल को खरीदने का मामला, जिसमें हमने अमेज़ॉन और रिलायंस के बीच लंबा विवाद देखा था और इस विवाद में दुनिया की भी अदालतें शामिल हुई थी और भारत की अदालतें भी शामिल हुई थी। कंपनी के क्रेडिटर्स जिन्होंने खरीदे रखा है बैंकरों ने, उन्होंने इसे IBC की प्रक्रिया में ले गए थे और 7 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 50 के आसपास बड़े ग्रुप, 48 से 50 के आसपास बड़े ग्रुप्स फिर फ्यूचर रिटेल को टेक ओवर करना चाहते हैं और यहाँ फिर हमें भारत के दोनों बड़े दिग्गज आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए रिलायंस रिटेल ने भी अपनी बोली लगाई है, इसमें अडानी ग्रुप ने भी अपनी बोली लगाई है और पहली बार
और इसमें जिंदल पावर भी इंक्लूड कर हो रहा है, जिनके बारे में हमने भी बात की, जिंदल समूह के बारे में, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ रहा है। तो ये तो 3 बड़ी कंपनियां हैं जो भारत के 3 बड़े घराने इसमें आ रहे हैं। इसके अलावा जो अदर कंपनीज हैं जिन्होंने फ्यूचर रिटेल के कारोबार और इसकी एसेट्स को खरीदने में अपनी रुचि जाहिर की है, उसमें WH स्मिथ ट्रेवल्स है, सहारा एंटरप्राइजेस का नाम इसमें है, सेंचुरी कॉपर का नाम इसमें है, इसमें हर्षवर्धन रेड्डी, JC फ्लावर एसेट्स और कुछ और भी कंपनियां हैं जो इसके बीच में आ रही हैं। मुंबई में NCLT ने FRL को 90 दिन का एक्सटेंशन दिया था फ्यूचर रिटेल को, जो कि 15 जुलाई 2023 तक का है, और तब तक ये रिजोल्यूशन का प्रोसेस पूरा होना है। यानी अगले 3-4 महीनों में फ्यूचर रिटेल के एसेट्स को कोई ना कोई ग्राहक तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई बायर आ जाएगा सामने जो फ्यूचर रिटेल के एसेट्स को खरीदेगा। कंपनी डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। समुद्र में सोना, चांदी, कॉपर और जिंक जैसे महंगे खनिजों को खोजने के लिए केंद्र सरकार जल्दी देश के माइनिंग एक्ट में बदलाव कर सकती है। माइनिंग एक्ट में बदलाव को लेकर जल्दी केंद्रीय कैबिनेट में फैसला हो सकता है। अभी क्या स्थिति है? अभी मौजूदा नीति में सरकार कंपनियों से जहां खनन के लिए कहती है, कंपनियां वहीं खनन करती हैं। सर, जब बदलाव होगा तो क्या नियम बदल जाएगा? माइनिंग एक्ट में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके संकेत हमें मिल रहे हैं। वो दरअसल जो रेयर अर्थ और जो बड़े कीमती मिनरल्स हैं, जिसमें गोल्ड और सिल्वर है, और इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उन्हें खोजने के लिए, शायद जो हाल में लिथियम का एक बड़ा भंडार जम्मू कश्मीर में मिला था, उसके बाद सरकार को इस नीति में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी है। और इन मिनरल्स को, ऐसे मिनरल्स, इनको डीप सेटेड मिनरल्स कहा जाता है, यानी ये बहुत गहराई में मिलते हैं। इसमें गोल्ड और सिल्वर है। ऐसे मिनरल्स में कॉपर भी है, इसमें टेलेरियम भी है, लेड भी है डायमंड्स भी हैं, रॉक फास्फेट भी है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। इसके अलावा लेथिनम, प्लेटिनम और मॉलिब्डेनम जैसे, टंगस्टन जैसे भी मिनरल्स हैं। इनके लिए जो मौजूदा नीति है इसमें बदलाव किया जा रहा है। सरकार MMDR एक्ट में बदलाव के जरिए नई कंपनियों को नए तरीके से इसमें निवेश की इजाज़त देगी, खास तौर से निजी क्षेत्र को स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज में, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में, जो अभी तक आमतौर पर भारत में सरकार की खनन कंपनियां जिनकी खुदाई या खोज करती थी, उसमें आने की इजाज़त दी जाएगी। इसके लिए एरियाज़ आइडेंटिफाई किए जाएंगे, जैसा कि हम बाकी खनन क्षेत्रों में देखते हैं, और उसके बाद इनका आवंटन किया जाएगा। फिलहाल भारत में जो जितने स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं उनका बहुत कम दोहन हुआ है। ये माना जा रहा है कि भारत के पास स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज तो काफ़ी हैं मिनरल्स के, लेकिन उनकी खुदाई या उनकी खोज कम हो सकी है। दुनिया भर में लिथियम के दूसरे बड़े उत्पादक देश चिली अपने यहाँ की लिथियम खदानों का राष्ट्रीयकरण करने की योजना बना रहा है। चिली के राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते बयान दिया कि पर्यावरण की रक्षा और देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिथियम खदानों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने में होता है। सर, क्या तैयारी है? चिली की ये जो तैयारी है, इससे पूरी दुनिया का जो लिथियम का बाजार है, इस पर क्या असर होगा? ये दूसरी तरफ, उल्टी तरफ चलने की जैसी व्यवस्था है। चिली के इस फैसले ने, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले दिनों अपने कार्यक्रम में बात भी की थी, कि चिली के इस फैसले से दुनिया के लिथियम बाजार में काफ़ी तहलका मचा है, काफ़ी खलबली मची। आमतौर पर दुनिया में खनन क्षेत्र का निजीकरण हो रहा है, जिससे भारत के बारे में देखिए, भारत अपने यहाँ निजी कंपनियों को बुलाकर खनन कराने की कोशिश कर रहा है, पर चिली की सरकार वहाँ पहले से काम करती हुई निजी कंपनियों के से वापस लेकर उनका नेशनलाइजेशन करने जा रही, राष्ट्रीयकरण करने जा रही। चिली का राष्ट्रीयकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है लिथियम के लिए, क्योंकि चिली ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में खनन के लिथियम के भंडार के मामले में सबसे बड़ा देश है, 40% का रिजर्व है। और चिली बोलीविया और इक्वाडोर के साथ, उस अर्जेंटीना के साथ उस लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी फ्यूल पाया जाता है। और ये माना जा रहा है कि लिथियम भविष्य का, अगर EV की मांग बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है, तो ये एक नए किस्म का ऑयल होगा, जिसको कि वाइट गोल्ड कहा जा रहा है या न्यू सिल्वर कहा जा रहा है। इस रश के लिए चिली ने अपने यहाँ जब उसका नेशनलाइजेशन शुरू किया है, तो दुनिया में जो खनन वाली कंपनियां हैं वो थोड़ी दबाव में हैं, और अब वो चिली से बाहर निकलकर नए विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया में निवेश बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के बाद एक और बड़ा देश है जिसके पास लिथियम के बड़े रिजर्व हैं, चाइना है। उसने अपने रिजर्व्स को काफ़ी कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो चीन भी एक बड़ा प्लेयर है इस बाजार में। इसके बाद तीसरा बड़ा प्लेयर अर्जेंटीना है, फिर उसके बाद कुछ अफ्रीका के कंट्रीज और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज आते हैं। तो अगर चिली अपने यहाँ खदानों का राष्ट्रीयकरण करता है, तो इसमें
एक और संभावना बनती दिखाई दे रही है शुभम कि जैसा हमने ओपेक में देखा था कि ओपेक के तेल उत्पादक देशों ने बाद में अपना एक कार्टेल बना लिया था और कार्टेल बनाकर उन्होंने प्राइस तय करने शुरू किए थे, वैसी ही संभावना यहाँ भी हो सकती है। और दुनिया के जो 5-6 प्रमुख लिथियम उत्पादक देश में चाइना, अर्जेंटीना और चिली और ब्राज़ील, जिम्बाब्वे जैसे देश हैं, ये भी मिलकर एक अपना कार्टेल बना सकते हैं, जिसकी चर्चाएं भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है कि एक ओपेक के पैरेलल एक हम नया लिथियम कार्टेल बनता हुआ देख सकते हैं। और आप अगर मनी सेंटर लगातार देखते हैं, मनी 9 के साथ लगातार हैं, तो आपको ये बात हमने इससे पहले ही बता दी थी। अब ये जो खबरें आपके पास आ रही हैं, ऐसा हो सकता है लिथियम को लेकर देश राष्ट्रीयकरण की नीति अपना सकते हैं, लिथियम को लेकर चर्चा बढ़ सकती है, लिथियम को लेकर होड़ मच सकती है। ये सब कुछ हमने आपको अपने इस कार्यक्रम में बताया था। कार्यक्रम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लिथियम के बारे में सब कुछ जानना समझना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दिन की सबसे बड़ी खबर देखते हैं। दिन की सबसे बड़ी खबर है कच्चे तेल के बाजार से। दरअसल भारत की सरकार ये कोशिश कर रही थी, अभी पिछले 3-4 साल पहले की बात है, कि सरकार की ये कोशिश थी कि वो कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करेगी और इस बाजार में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन ये बाजी पूरी सर के बल खड़ी हो गई। दुनिया भर में जिस समय कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थीं, उस समय आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता भी रिकॉर्ड स्तर पर थी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की इकाई पेट्रोलियम प्लानिंग एनालिसिस सेल यानी पीपीएसी के आंकड़े देखें तो ये पता चलता है कि 22-23 पूरे अगर वित्त वर्ष की बात करें तो इस दौरान देश में खपत हुए कच्चे तेल में आयातित कच्चे तेल का हिस्सा 87.3% पहुंच गया था। जी हाँ, अगर हम 100 लीटर तेल इस्तेमाल कर रहे थे तो 87 लीटर से ज़्यादा तेल विदेश से आ रहा था, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। वित्त वर्ष 21-22 में ये 180 बेसिस पॉइंट कम था, यानी कि अगर आप इस बीते वर्ष की बात करें तो 180 बेसिस पॉइंट बढ़ गया। 21-22 के दौरान देश में खपत हुए कच्चे तेल का में जो आयातित हिस्सा था वो 85.5% था। सर, पहला सवाल तो यही कि निर्भरता कम करने का जो लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य दरअसल था क्या? शुभम, 2022 कच्चे तेल की दृष्टि से भारत की पूरी योजनाओं के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए सबसे बड़ा खलनायक साबित हुआ और यहाँ कहानी बिल्कुल पलट गई। जैसा आपको शुभम ने बताया, 2015 में सरकार ने यह कहा था कि 2022 तक वो तेल आयात पर भारत की निर्भरता को 10% घटाएगी। यानी 2015 में भारत अपनी ज़रूरत का 70% 77% तेल इम्पोर्ट करता था और लक्ष्य था कि 2022 में इसे घटाकर 77% यानी 10% लाया जाएगा और 2030 में 50% कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा लक्ष्य था, इसकी चर्चाएं काफ़ी थी, काफ़ी सुर्खियां बनी थी इसके ऊपर कि भारत अगले 1 दशक में कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को आधा कर लेगा। लेकिन कुछ संयोग ऐसा था कि जिस साल ये कहा गया 2015-16 में, उसके बाद से लगातार भारत में कच्चे तेल पर आयात की निर्भरता बढ़ने लगी। तो अगर हम ये कहें कि ये वजह केवल रूस यूक्रेन युद्ध था तो नहीं था, कुछ बड़ी ढांचागत वजहें थी जिनके कारण ऐसा हुआ। और आज जब हम खड़े हुए हैं तो भारत 87% से ज़्यादा, करीब 87.3% के आसपास कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है। और यहाँ जो करेला और नीम चढ़ाव वाली स्थिति है वो ये कि ये आयात लगातार महंगा होता गया है, क्योंकि लगातार कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं और जिस रफ्तार से दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, भारत की निर्भरता भी उसी रफ्तार से बढ़ती चली गई। और ये दोहरी मुसीबत है, जिस मुसीबत के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और महंगाई और तरह तरीके के अन्य तरीके की असंगतियां इसमें सामने आई हैं। सर, रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा और कौन सी ऐसी वजह थी जिनसे निर्भरता बढ़ी है? शुभम, अगर हम ये कहें कि केवल रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हुआ है तो ये अर्धसत्य होगा, सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि भारत में हर महीने एक आंकड़ा आता है जिसे हम कोर सेक्टर इंडस्ट्री का आंकड़ा कहते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे। बुनियादी उद्योगों के उत्पादन का सूचकांक आता है जो ये बताता है कि भारत के जो बड़े 6 बड़े बुनियादी उद्योग हैं वो उनमें उत्पादन क्या है। इसमें तेल शामिल है, इसमें कोयला, इसमें स्टील और इसमें बिजली शामिल है। इस आंकड़े के हिसाब से अगर आप देखें तो तब तो रूस यूक्रेन युद्ध कहीं नहीं था। कोविड के पहले से अगर देखें तो पिछले 4 साल से लगातार भारत में कच्चे तेल का उत्पादन, भारत का जो कोर सूचकांक है उस पर गिर रहा है। इस आंकड़े के पिछले 4 साल के आंकड़े में दिखाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी ONGC इसकी सबसे बड़ी विलेन है, सबसे बड़ी खलनायक है। और दूसरी भारत की कंपनी कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली ऑयल इंडिया है। इन दोनों कंपनियों पर भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की जिम्मेदारी थी। इन्हें इतना प्रोटेक्शन मिला हुआ था, इन्हें बहुत सारी रियायतें मिलती हैं, ये सरकार की बड़ी कंपनियां हैं। इन कंपनियों पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि भारत सरकार के इस लक्ष्य को, जिसमें कि तेल की आत्मनिर्भरता बढ़ाई जाए और आयात में कमी की जाए, इसे इन्हें
पूरा करना था और इसके लिए, लेकिन इनकी हालत क्या है, ओएनजीसी का में कच्चे तेल का उत्पादन का इतना बुरा हाल पिछले एक दशक में नहीं हुआ। पिछले 4 साल से कंपनी का उत्पादन सालाना 10 से 16% की स्पीड से गिर रहा है। नए रिजर्व जोड़ने की रफ्तार 50% टूट गई है। हाल के वर्षों में स्थिति ये आई कि कंपनी को अपने कैपेक्स में जितना उसे पूंजी मिली है तेल खोज के लिए, उसका भी वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही और इसका असर हुआ कि भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में, जब हमें आत्मनिर्भरता की ज़रूरत थी, जब यह दावे किए जा रहे थे कि हम आत्मनिर्भर होंगे, तब वहाँ आत्मनिर्भरता पूरी सिल के बल खड़ी हो गई और हम और ज़्यादा आयात निर्भर हो गए आत्मनिर्भर की जगह। सर, ये तो बात हो गई सरकारी कंपनियों की। प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया? उनके लिए तो एक नई तेल खोज नीति भी आई थी। हाँ, एक नहीं, कई नई तेल खोज नीतियाँ आई थी। 1999 में भारत ने पहली बार लाइसेंस एक्सप्लोरेशन पॉलिसी शुरू की थी, जिसको NELP और इस नामों से जाना गया था। इस कोशिश में भी बहुत सफलता नहीं मिली। भारत में जो शुरुआत में निजी कंपनियां आई थी जिन्होंने निवेश किए थे और जो कुएं या जो ब्लॉक आवंटित किए थे उन्हें वापस लौटा दिया, उनमें निवेश नहीं किया। भारत में जितने भंडार हैं वो सब निचोड़े जा चुके हैं, अब नए भंडारों की ज़रूरत है। ड्राई वेल्स भारत की एक बड़ी समस्या है, जिसमें तेल को कुएँ जहाँ खुदाई हो रही है वो ड्राई हो रहे हैं और वहाँ से अब पर्याप्त तेल का उत्पादन नहीं हो रहा है, चाहे वो ऑन शोर हो या ऑफ शोर हो। तेल खोज नीति बार बार आई, सरकार ने तमाम कोशिश की। 2018 की जो तेल खोज लाइसेंस नीति थी, जो सबसे ताज़ी नीति है शुभम, उसमें 127 ब्लॉक एलोकेट किए गए थे, किसी में प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ अभी तक। वो सारे 127 ब्लॉक ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में जब भारत को मैं कल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का डेटा पढ़ रहा था कि भारत में जिस तरीके की ऑटोमोबाइल की मांग है, उस हिसाब से 2040 तक भारत में क्रूड ऑयल की जो मांग है वो 7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से बढ़ेगी 2040 तक, और तब हम पूरी तरह लगभग 90% के आसपास अपनी ज़रूरत के लिए कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है। एक और खबर, फिनलैंड की बिजली कंपनी फोर्टम भारत में अपना 185 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट बेचने की योजना बना रही है। कंपनी के सोलर पावर प्रोजेक्ट राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में है। कंपनी ने खरीदारों की तलाश के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल को जिम्मेदारी दी है। फोर्टम 1600 करोड़ रुपए की एंटरप्राइजेज वैल्यू पर सोलर पावर प्रोजेक्ट को बेचना चाहती है। सर, क्यों निकल रही है? ये तो भविष्य बताया जा रहा था। भारत के सोलर एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी उठापटक हो रही है। फोर्टम काफ़ी बड़ी कंपनी है। फोर्टम ने भारत में और भी जगह निवेश कर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी समय से सक्रिय है। भारत के सोलर एनर्जी स्पेस में 2 बड़े रीसेट आए हैं। पहला तो रीसेट यह आया है कि सोलर एनर्जी जैसे उद्योगों के लिए सस्ती पूंजी चाहिए, क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत लंबे समय के बाद आता है, और जब दुनिया के बाजार में ब्याज दरें बढ़ने लगी तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर थे, खासतौर से ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स, जहां पर आपको लंबे समय के लिए पूंजी लगानी पड़ती है और फिर मुनाफे बाद में आते हैं, वहां के लिए पूंजी में कमी आई। तो फोर्टम के बाहर निकलने की एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि पूंजी सस्ती नहीं बची है। दूसरी चीज़ ये कि भारत ने सोलर एनर्जी के लिए अपने दरवाजे खोलने के बाद, नए सोलर पार्क बनाने के लिए निवेश में रियायतें देने के बाद, फिर कच्चे माल और उपकरणों पर सेफगार्ड ड्यूटीज़ लगा दी, क्योंकि भारत में सोलर पैनल्स के उत्पादन की क्षमताएं नहीं हैं और ये चीन से आयात हो रहे थे। उस एक सेफगार्ड ड्यूटी ने भारत के पूरे सोलर मार्केट को हिलाया, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो तकनीक आनी थी, जो सोलर सेल्स आने थे, जो पैनल्स आने थे, वो काफ़ी महंगे हो गए। ऐसी स्थिति में जो एनर्जी बन रही थी, उस एनर्जी की कीमतें बाजार में नहीं उपलब्ध थी। और भारत में अभी भी सोलर एनर्जी का हिस्सा टोटल एनर्जी में बहुत छोटा है, क्योंकि सारी तो थर्मल एनर्जी है। इसलिए सोलर उद्योग में काफ़ी उथल पुथल हमने देखी। 2016-17 तक, 18 तक जो जिस तरीके का निवेश और जिस तरीके की गतिविधियां चल रही थी वो हमें नहीं दिखाई दी। उसकी प्रमुख वजह है शायद सोलर एनर्जी में सेफगार्ड ड्यूटी लगाया जाना है, सोलर इक्विपमेंट में सेफगार्ड ड्यूटी लगाया जाना है, जिसके कारण सरकार को लगता है कि चीन से सस्ता आयात हो रहा है। और फोर्टम का बाहर निकलना इस मामले में एक बड़ी खबर है, क्योंकि फोर्टम एक बड़ी कंपनी थी और उसने भारत में सोलर में निवेश करके कई सारी और विदेश की कंपनियों के लिए रास्ता खोला था। अब आप सोलर, कोयला, कच्चा तेल, ये पूरे एनर्जी के मार्केट पर भारत की निर्भरता, आत्मनिर्भरता, इसकी समझना चाहते हैं, इसके पूरे बाजार को समझना चाहते हैं, तो फिर मैं एक बार आपको कहूँगा कि इकोनॉमिकम का एक ताज़ा एपिसोड, हमने हाल में ही एक एपिसोड किया था, उसको आप ज़रूर देखिए, जिसमें हमने कहा था कि इसके बिना कुछ नहीं। उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको ये पूरा माजरा समझ आ जाएगा, हम निर्भरता से कितनी दूर हैं, आत्मनिर्भरता कितनी दूर है उसकी मंजिल, ये सब कुछ आपको इस इकोनॉमिकम से पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर।
वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के ऊपर कर्ज में करीब $1 अरब की कमी आई है। सोमवार को कंपनी की तरफ से बताया गया कि उसके ऊपर कुल कर्ज की देनदारी घटकर $6.8 अरब बची है, जो मार्च अंत तक $7.8 अरब थी। पिछले साल मार्च में तो कर्ज की देनदारी $9.7 अरब हुआ करती थी। कंपनी ने पिछले साल फरवरी में कहा था कि अगले 3 वर्षों में वे अपने ऊपर $4 अरब की कटौती करेगी कुल कर्ज में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के एरिया यानी एनसीआर में घरों के किराए में तेज उछाल आया है। साल 2022 के दौरान यहाँ हाउसिंग रेंटल में 25 से 40% का उछाल आया है। नए मकानों की सप्लाई में कमी और इसके बीच स्कूल ऑफिस का फिर से खुलना, इसकी वजह से मांग बहुत तेजी से बढ़ी किराए के घरों की और उसकी वजह से किराया बढ़ गया। एनसीआर के अलावा भी अगर आप देखें तो बेंगलोर, पुणे, मुंबई, चेन्नई, देश के सभी बड़े शहरों में कमोवेश यही हाल है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने ऊंची पेंशन के लिए कर्मचारी और नियोक्ता के लिए 23 अप्रैल को नया सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया कि ऊंची पेंशन के लिए आवेदन और संयुक्त विकल्पों को फील्ड ऑफिस द्वारा जांचा जाएगा। सर्कुलर में कहा गया कि जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक सैलरी के कंट्रीब्यूशन किया था और ईपीएस 95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ ईपीएस के तहत ऑप्शन चुना था, वही लोग ऊंची पेंशन के लिए योग्य होंगे, पात्र होंगे। देश की एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय देश के पावर ग्रिड को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पावर ग्रिड से जोड़ने की संभावनाओं पर काम कर रहा है। माना जा रहा है कि समुद्र के नीचे पावर केबल के जरिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पावर ग्रिड को भारत के पावर ग्रिड से जोड़ने पर विचार हो रहा है और इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय दूसरे संबंधित मंत्रालय को कैबिनेट नोट भेज रहा है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? मकान के किराए बढ़ना महत्वपूर्ण खबर है, खासतौर से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 40% किराया बढ़ना बहुत बड़ा असर है। इसे हम 2 तरह से देख सकते हैं। भारत के दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में बहुत बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो किराए पर रहते हैं और उनके लिए इस महंगाई के बीच में उनके मकानों की लागत या हाउसिंग की इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ी है। दूसरा इसका पहलू ये है कि इस इलाके में पैसिव इनकम्स में, क्योंकि किराया एक किस्म का पैसिव इनकम परोक्ष है, तो यहाँ के लोगों की जिनके पास मकान है उनके पैसिव इनकम्स में भी बढ़ोतरी हुई है और एक बार फिर किराए का बाजार, मकान के किराए का बाजार तेज़ी से बदल रहा है और किराए पर मकानों की मांग बढ़ रही है। हाल इसकी तुलना में हमें मकानों की खरीद में इतनी ग्रोथ नहीं दिखती है दिल्ली एनसीआर के बाजार में। इसका असर हमें आने वाले समय में महंगाई के सूचकांक पर दिखना चाहिए। चलिए रुक करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर का। चौंक गए आप कि दिन की सबसे बड़ी खबर तो हो गई, लेकिन एक खबर और है जो दिन की सबसे बड़ी खबर है। वो खबर ये है कि आज से मनी 9 एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसका नाम है कॉर्पोरेट सेंट्रल। जहां मनी सेंट्रल खत्म होगा, जहां आप नीतियों की खबरों को, सरकार की खबरों को, कॉर्पोरेट की कुछ खबरों को जानेंगे, समझेंगे, वहीं इसके बाद आने वाले कॉर्पोरेट सेंट्रल में आप दिन भर की हर बड़ी खबर, चाहे वो किसी भी कॉर्पोरेट से जुड़ी हो, किसी भी शेयर बाजार से जुड़ी हो, शेयर बाजार की किसी कंपनी से जुड़ी हो, क्यों शेयर चला, क्यों शेयर टूटा, ऐसी तमाम खबरें आपको समेट के लेकर आएंगे संदीप ग्रोवर कॉर्पोरेट सेंट्रल में। सर, ये शो देखना जरूरी क्यों है? ये शो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से 60-70% 80% निजी क्षेत्र पर चलती है। निजी कंपनियां हमारी ज़िंदगी में, खर्च में, कमाई में, रोजगार में सबको उतना प्रभावित करती हैं जितना सरकार कभी प्रभावित नहीं कर सकती। अगर सरकारें हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती होंगी 20%, तो प्राइवेट सेक्टर करता है 80%, क्योंकि सब कुछ हमारे पास वैसा है। वहाँ क्या हो रहा है ये आपके लिए जानना जरूरी है। निवेशक होने के नाते तो और भी ज़्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि आपने उसका स्टॉक खरीद रखा है और उसके स्टॉक में क्या हो रहा है। लेकिन इसके अलावा रोजगार की दृष्टि से, अपने परिवार के भविष्य की दृष्टि से, अपनी जिंदगी जीने की लागत की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए कि टाटा समूह क्या कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि नेस्ले या डाबर में क्या चल रहा है और आने वाले समय में किस तरीके के बदलाव होंगे। अपने तरीके का पहला शो, इस तरीके का शो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मनी सेंट्रल लेकर आ रहा है, जहां हम आपको विस्तार से दिलचस्पी के साथ बताएंगे कि भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या हो रहा है और उससे आपकी जेब पर, आपकी जिंदगी पर, आपके भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए, तो ये था आज का मनी सेंट्रल। और कॉर्पोरेट सेंट्रल भी देखना मत भूलिएगा। ये सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज आएगा। इसके जरिए हम आपको देश की सारी बड़ी कॉर्पोरेट खबरों से रूबरू कराएंगे। 8 बजे का समय है, तो जहां आप मनी सेंट्रल खत्म करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए 10-5 मिनट का, उसके बाद बैठ जाइए कॉर्पोरेट सेंट्रल को देखने। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।